Hello and welcome back, my dear students. Once again, I am here with another video, and this video will be the next part, that means part 2 of your chapter 9, that is resources. Today's topic is टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. ओके, रिसोर्सेज के टाइप्स हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं. रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन. तो फॉर्मेशन के बेस पे रिसोर्सेज को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है. ओके, द फर्स्ट वन इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड द अदर वन इज human made resources. In this video lecture, I am just going to explain natural resources in detail. Okay, human made resources will be explained in the next video. Natural resources, a resource that is obtained directly from nature, which can be used without much processing, is a natural resource. Now what are the natural resources? A resource that is obtained, वो resource जो obtained यानी मिलता है, वो रिसोर्स जो हमें मिलता है कहाँ से मिलता है? डायरेक्टली फ्रॉम नेचर. नेचर से हमें डायरेक्टली मिल जाता है वो रिसोर्स. ठीक है. विच कैन बी यूज्ड विदाउट मच प्रोसेसिंग, जिससे ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत ना पड़ती हो, उस पर ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती हो और हम उसे डायरेक्टली नेचर में से यूज़ कर सकते हो, उसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्स. ओके, एयर, वाटर, लैंड, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये सारे जो एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन हैं ये सभी क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ठीक है. एयर हो गया यानी जो विंड है, हवा है. वाटर हो गया, देखो अब हमें ये डायरेक्टली नेचर से मिल जाता है ना. अब हवा के लिए हमें क्या कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है? डायरेक्टली मिल जाती है ना, एटमॉस्फेयर में ही है ना. हमें ऑक्सीजन के लिए क्या कुछ मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं भाई कुछ प्रोसेस करेंगे फिर हमें ऑक्सीजन मिलेगा, ऐसा कुछ है नहीं, डायरेक्टली हमें मिल जाता है. तो लैंड है, अब लैंड के लिए भी हमें कोई प्रोसीजर नहीं करनी पड़ती है, लैंड आप लोगों को अवेलेबल ही होती है. ओके, एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल्स, एयर, वाटर, लैंड, तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज. ऑल दीज रिसोर्सेज आर अ गिफ्ट टू अस बाय नेचर. तो ये सारे जो रिसोर्सेज अभी ऊपर हमने देखे ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये सब एज अ गिफ्ट हमें मिले हुए हैं नेचर से. एयर को, वाटर को आप नेचुरल गिफ्ट कह सकते हैं जो कि हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है. ऑल द एलिमेंट्स इन द एनवायरनमेंट दैट आर सुटेबल फॉर ह्यूमन यूज आर आवर नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है. तो वो सभी एलिमेंट्स जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और वो सारे ह्यूमन यूज़ के लिए सूटेबल अगर हैं तो वो सभी कहलाएंगे नेचुरल रिसोर्सेज. तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं. अ रिसोर्स दैट इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, वो रिसोर्स जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिलता है, विच कैन बी यूज्ड विदाउट मच प्रोसेसिंग, जिस पर ज़्यादा प्रोसेसिंग की नीड नहीं होती, उसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्स. एग्जाम्पल्स कौन से थे? एयर, वाटर, लैंड, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज. ऑल दीज रिसोर्सेज आर अ गिफ्ट टू अस बाय नेचर. तो ये सभी जो रिसोर्सेज हैं ये हमें नेचर से एज अ गिफ्ट मिले हुए हैं. ऑल द एलिमेंट्स इन द एनवायरनमेंट, यानी इन्वायरमेंट में जितनी भी एलिमेंट्स हैं, ओके, सूटेबल फॉर ह्यूमन यूज़, वो ह्यूमन यूज़ के लिए सूटेबल हैं, इसीलिए वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज है. ओके, और नेचुरल क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इनमें से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो किसी के लिए सूटेबल नहीं हो. ठीक है. ह्यूमन बींग्स के लिए एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, ये सब यूजफुल ही होते हैं, सूटेबल ही होते हैं. ठीक है. ऐसा नहीं है कि किसी को एयर की ज़रूरत नहीं है, एयर उसके लिए सूटेबल नहीं है. ये सारे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं ये सब के लिए सूटेबल होते हैं, इसीलिए ही इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है. ठीक है. Natural resources are classified on the basis of their renewability and distribution. अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन्हें फर्दर क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अब रिन्यूएबिलिटी क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं.
अब ये जो आपको स्लाइड यहाँ पे दिख रही है ना, इसमें क्या है, सोर्सेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं उनके सोर्सेज बताए गए हैं। सोर्सेज क्या होते हैं, सोर्स मीन्स ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं। जैसे हमें वाटर कहाँ से मिलता है, पॉन्ड से, रिवर से, तो वाटर में जहाँ से मिलता है हम उसे कहेंगे सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। या फिर और कोई अगर एग्जांपल हम देखें तो फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं हमको, वेजिटेबल्स कहाँ से मिलती हैं, ये सब हमें मिलता है प्लांट्स से। तो प्लांट्स जो हैं वो सोर्सेज बन जाते हैं, ओके, फ्रूट्स के लिए और वेजिटेबल्स के लिए, है ना। अब ये सारे यहाँ पे हमको नेचुरल रिसोर्सेज क्लियर दिख रहे हैं ना। अब देखो वाटर कहाँ से मिल रहा है, ऑब्वियसली ये कोई वाटर का सोर्स होगा, है ना। यहाँ से लिखा है क्रूड ऑयल, वाटर की जो नीचे की लेयर है, ठीक है, वहाँ से क्या मिलता है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है, क्रूड ऑयल मीन्स कच्चे तेल को बोलते हैं क्रूड ऑयल, ठीक है। अब क्रूड ऑयल यहाँ से हमें मिलता है, उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग वगैरह होती है, ठीक है। इसको जब निकालते हैं ड्रिलिंग करके, फिर इसे रिफाइनरी तक लेके जाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, रिफाइनरी में जाके इसको रिफाइन किया जाता है, ठीक है। इस पर प्रोसेस वगैरह होती है, प्रोसेस करने के बाद इसे हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसका यूसेज कहाँ कहाँ होता है, तो इसका यूज़ पेट्रोल में होता है, एज अ पेट्रोल करते हैं, एज अ डीजल करते हैं, प्रोसेसिंग के बाद इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। Second one is drinking water. Now we already know that what is drinking water. Third one is energy. तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो अभी सबको हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में याद आ रहा होगा, है ना। प्रीवियस ईयर्स में सबने पढ़ रखा है कि हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो डैम्स वगैरह पे लगाया जाता है, किस लिए, वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वाटर से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और वो हम सबके लिए बेसिक नीड हो गई है ना। तो वाटर भी हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स बन चुका है, और ये सभी चीज़ें हमें वाटर से मिलती हैं। उसके बाद बात करते हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट में अभी हम देखते हैं सबसे पहले वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट बन चुका है फॉरेस्ट। फिर उसमें फॉरेस्ट से हमें और क्या क्या मिलता है, रबर है, वुड है, फूड, हर्ब्स, ये सब भी हमें फॉरेस्ट से मिलता है। फिर रॉक्स होते हैं, ये भी नेचुरल रिसोर्स माना जाता है क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल ये प्रोवाइड करते हैं ना। फिर मिनरल्स भी नेचुरल रिसोर्स हैं, मिनरल से ज्वेलरी वगैरह बनती है। फिर एग्रीकल्चर लैंड वगैरह, ये सब लैंड जो भी है एग्रीकल्चरल लैंड है, ये सब भी नेचुरल रिसोर्स है। क्यों, क्योंकि देखो लैंड पर एग्रीकल्चर होता है, फील्ड्स वगैरह लैंड पे ही होती हैं, है ना। तो अगर लैंड जो है वो एग्रीकल्चरल है तो क्या होगा, अच्छे से वहाँ पे एग्रीकल्चर हो पाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप वहाँ पे जो है वो डाल सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं, लैंड को भी नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, है ना। तो ये सब हमने जो देखा यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आगे देखते हैं, availability and diversity of resources is uneven on the earth. तो यहाँ पे uneven क्यों बताया गया है, क्योंकि अर्थ पे जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की वो अनइवन है ना। हर जगह इक्वल आपको नहीं मिलेगी, कहाँ पानी ज़्यादा है, कहाँ पानी कम होता है। जैसे अगर हम रन एरियाज़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा रेत रहती है, वहाँ पानी कम होता है। फिर गोवा की बात करें तो बीचेस ही बीचेस हैं, है ना। तो हर जगह डाइवर्सिटी भी मिलती है हमें रिसोर्सेज की, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज भी मिलते हैं। तो अवेलेबिलिटी जो है और डाइवर्सिटी है, ये सब क्या है, अनइवन है ना। हर जगह इक्वल नहीं है। दस डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन और सोर्स ऑफ रिसोर्सेज, स्कॉलर्स क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एज फॉलोज। फर्स्ट है यूबिक्विटस रिसोर्सेज। अब यूबिक्विटस रिसोर्सेज क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल एवरीवेयर। तो ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं वो हर जगह अवेलेबल होते हैं, एवरीवेयर, ओके। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे कुछ, गैसेस विच आर यूजफुल फॉर लिविंग बींग्स आर प्रेजेंट इन द एटमोसफियर लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन।
ठीक है, तो वो गैसेस जो हर जगह अवेलेबल हैं, एवरीवेयर दे आर अवेलेबल फॉर अस, फॉर लिविंग बींग्स, कौन से हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, लाइक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो ऐसे गैसेस को क्या कहते हैं? यूबिक्विटस रिसोर्सेज। आगे देखते हैं कॉमन रिसोर्सेज। जनरली सच रिसोर्सेज आर रेडिली अवेलेबल टू अस। तो ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं यानी कॉमन, वो रेडिली अवेलेबल, मतलब वो अवेलेबल होते हैं रेडिली ही, आप डायरेक्टली उसे यूज़ कर सकते हो। लाइक वाटर है, पास्चर लैंड है, ठीक है। अब पास्चर लैंड क्या होती है? वो लैंड यानी वो ग्रासी लैंड पूरी जिस पे ग्रीजिंग वगैरह के लिए यूज़ की जाती है एनिमल्स के लिए, है ना, उसको कहते हैं पास्चर लैंड। थर्ड है यहाँ पर रेयर रिसोर्सेज। तो रेयर रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू अस फ्रॉम लिमिटेड प्लेसेस। काफ़ी लिमिटेड प्लेसेस होते हैं ऐसे जहाँ से हमें ये रिसोर्सेज मिलते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है रेयर रिसोर्सेज। इसके एग्जांपल कौन से हैं? कॉयल है, वेरियस मेटल्स, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनकी रेयर रिसोर्स माना जाता है क्योंकि ये काफ़ी लिमिटेड प्लेसेस हैं ऐसे जहाँ से ये हमें मिलते हैं। फिर है यूबिक्विटीज रिसोर्सेज। Minerals rarely found in one or two places all over the world are known as solitary resources या फिर ubiquitous resources। तो ये वैसे resources होते हैं जैसे कि जो कि आपको पूरी वर्ल्ड में ना एक या दो जगह ही हैं जहाँ से ये मिलते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? सॉलिटरी या फिर यूनिक्विटीज रिसोर्सेज। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं क्रियोलाइट फ्रॉम ग्रीनलैंड एंड यूरोप। ठीक है, तो यूरोप और ग्रीनलैंड यहाँ से हमें मिलती है ये क्रियोलाइट। ये एक तरह का केमिकल है। ओके, मोरओवर देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, अभी हम ये दो टाइप्स देखने वाले हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। तो रिप्लेनिश यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, ये मेन है। ठीक है, अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो रिप्लेनिश से ही आपको पता चल जाएगा कि वो रिन्यूएबल है, और नॉन रिन्यूएबल में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश द क्वांटिटी यूज्ड इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड और इज़ इनहैक्सेबल। मतलब क्या होता है, ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यूसेज के बाद स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ये जो क्वांटिटी है इनकी अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होता है, रिप्लेनिश हो जाती है, यानी इनकी भरपाई हो जाती है। यहाँ पर एग्जांपल्स ये हैं, फॉरेस्ट हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सनलाइट है, विंड है। क्या सनलाइट एक दिन यूज़ किया तो अगले दिन ख़त्म हो जाएगी? नहीं। तो जो भी ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं और वो फिनिश नहीं होते, ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश हो जाते हैं, उनको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं। वंस यूज इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट इनटू रिन्यूड इट इन द नियर फ्यूचर। तो नज़दीक के फ्यूचर में अगर वो वापस रिन्यू नहीं होती है, नहीं मिलते हैं, तो उसका मतलब वो नॉन रिन्यूएबल है। मतलब आपने एक बार यूज़ किया तो थोड़े टाइम तक वो ख़त्म ही हो जाएगी, फिर वापस बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, यहाँ पे नियर फ्यूचर लिखा है, मतलब नज़दीक के समय में तो नहीं मिलेगी, काफ़ी टाइम वो लगाएगी रिन्यू होने में। उनको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। जैसे कॉयल हो गया, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर मिनरल्स, ये सभी जो हैं ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ओके, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमने देखे थे वही होते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ठीक है, अगर हम एक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज की बात करें तो वो कौन से हैं? वो नॉन रिन्यूएबल हैं, जो लंबे टाइम तक जल्दी रिप्लेनिश नहीं होते। दे विल टेक मिलियन ऑफ ईयर्स दे विल टेक टू रिप्लेनिश, और समटाइम्स दे विल नेवर रिप्लेनिश। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कई साल लगा लेते हैं रिप्लेनिश होने में, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रिप्लेनिश नहीं हो सकते, वापस रिन्यू हो ही नहीं सकते, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। एक बार अगर उसका हम यूसेज कर लें तो दोबारा नहीं बनते। ठीक है, तो इनएग्जिस्टेबल मतलब रिन्यूएबल हैं, ये आप जैसे ही यूज़ करेंगे वापस रिप्लेनिश हो जाएंगे, और एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है
वो जो रिन्यू नहीं हो सकते या तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं रिन्यू होने में। अब एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे रिन्यूएबल में यानी इनएग्जिस्टिबल रिसोर्सेज में आपको क्या दिख रहा है? सोलर एनर्जी है, बायोफ्यूल, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी है, हाइड्रो पावर है। ये सब क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ओके, दे विल रिप्लेनिश। और दूसरी तरफ क्या है? एटॉमिक एनर्जी है, नेचुरल गैस है, फॉसिल्स, फ्यूल्स, कॉल। तो ये सब क्या होता है? ये सब नॉन रिन्यूएबल हैं। या तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएंगे रिप्लेनिश होने में, या तो ये कभी रिप्लेनिश नहीं होंगे। So this was all about natural resources. We'll discuss human-made resources and human resources in other upcoming parts. So till then, take care.